नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांत निकेतन में। हम सभी आज अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह कई सारे प्रैक्टिस सेट हैं जो हम क्रम वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। यह जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे यूजीसी प्लस यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ हिंदी विषय से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए भी यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल एवं आसान शब्दों में समझते हुए उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिलहाल समय ज़ाया न करते हुए चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। एक अन्य जानकारी यह है कि अगर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए, पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस ग्रंथ को अनुवाद किया गया है, किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने। तो चलिए हम विकल्प देख लेते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुइद ए हिंदुस्तानी पहला है, दूसरा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तीसरा है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर या फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हमारा जो यहाँ पे विकल्प सत्य होगा वह है डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो यह जो पुस्तक है, सर्वप्रथम हम यह जानते हैं यह पुस्तक किसकी है। ये जो पुस्तक है, इतिहास ग्रंथ है, वह है जॉर्ज ग्रियर्सन का। किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन का यह ग्रंथ है और इसके साथ ही इस ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके इसको प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी। इसके अलावा ये जो पहला ग्रंथ है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, तो ये जो ग्रंथ है वह है गारसा दी तासी का। इसके अलावा स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये जो ग्रंथ है वो है एडविन ग्रिप्स का। और इसके साथ ही ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये जो ग्रंथ है वह है F.E.K का। किसका ग्रंथ है? F.E.K का। इसके अलावा अगर आप सभी हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने इन ग्रंथों के जो लेखक हैं उनको देखा। चलिए हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं नाम से शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने किस कवि के लिए यह शब्द कहा है कि डॉट 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 को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प है वह है गंग के संदर्भ में कहा, या फिर भिखारी दास, या फिर केशव दास, या फिर रहीम। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा, हम सभी जानते हैं ये शुक्ल जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है केशव दास के संदर्भ में। तो हमारा यहाँ विकल्प सही होगा सी, केशव दास के संदर्भ में शुक्ल जी ने यह बात कही हुई है। चलिए आगे देखते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि कुछ
पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं हम कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, या फिर श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया, या फिर सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, या फिर श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो अगर हम बात करें तो हमारा जो यहाँ विकल्प सही है वह है डी, श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय रहा। इसी वजह से जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, वे रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल मानना पसंद करते हैं, या ये उनका मत है कि रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। फिलहाल चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी व्यंध गरजे, बाजत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम है। विकल्प है हमारे जायसी, या फिर गोरखनाथ, या फिर जलंधर, या फिर नामदेव। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही विकल्प होगा वह है गोरखनाथ। गोरखनाथ यहाँ पे जो व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम क्या है? तो योगी से संत का नाम है गोरखनाथ। चलिए आगे देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो हैं वो इंसा अल्लाह खां है। इस कहानी का एक और नाम है उदयभान चरित। ठीक है। और अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो है वो है कछुआधर, मारे से मोह कुठाओं। ये सारी रचनाएं हैं इनकी। और प्रेमचंद की रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास अगर हम देखें सेवा सदन, करबला, गबन, ये सारी चीज़ें। और चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वो है इंसा अल्लाह खां, विकल्प सी। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। विकल्प है हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसके अलावा हरिदास निरंजनी, ये जो हरिदास हैं, स्वामी हरिदास इनका जो संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय है। इसके अलावा लालदास जो हैं, लालदास का संप्रदाय है लाल पंथ। इनका संप्रदाय है लाल पंथ। इसके अलावा हित हरिवंश जो हैं, इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इस तरह से गौड़ी के संपादक हो गए चैतन्य महाप्रभु। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? विकल्प है नगेंद्र ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामविलास शर्मा ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो होगा वह है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा भी है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता, जो इस्लाम का प्रभाव, शुक्ल जी ने बोला कि इस्लाम के प्रभाव की वजह से भक्ति आंदोलन हुआ, तो वो बोलते हैं कि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी हमारे साहित्य का बारहाना वैसा होता जैसा कि आज है। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो ये जो लोक जागरण कहा है भक्ति आंदोलन को, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे देखते हैं। जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं। कुछ विकल्प दिया गया है। तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, या फिर यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, या फिर इसकी भाषा ठेठ अवधी है, या फिर इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वह है, यहाँ पे विकल्प हमारा जो सत्य है, पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत जो कथन है वो पहला। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया, यह बिल्कुल गलत कथन है। बाकी सारे बिल्कुल सही हैं। अगर हम जायसी के पद्मावत की बात करें तो इसमें 57 खंड हैं और इसका जो प्रिय अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन के प्रेम की कथा कही गई है। कथा का जो पूर्वार्ध भाग है वो कल्पित है और जो ऐतिहासिक भाग है वो जो ऐतिहासिक तथ्य उसके उत्तरार्ध भाग में है, अर्थात जो पूर्वार्ध है वह काल्पनिक है एवं जो उत्तरार्ध भाग है वह ऐतिहासिक है। इसके अलावा पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। और अगर इससे भी ज़्यादा आप सबको जानकारी चाहिए तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत प्लेलिस्ट पढ़ी है प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य को पढ़ सकते हैं, उसकी विशेषताएं पढ़ सकते हैं, रचनाएं पढ़ सकते हैं एवं कवियों को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? शिव से, याज्ञवल्क्य से, काकभुसुंडी से या फिर तुलसीदास की स्वयं की ये उक्ति रही है? तो इसमें इन्होंने जो ये पंक्ति है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता, इसमें तुलसीदास जी ने शिव जी से यह बात कहलवाई है। तो हम सभी जानते हैं 7 कांड हैं एवं 1074 दोहे हैं रामचरित मानस में। बाकी आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप राम काव्य परंपरा भक्तिकाल के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहाँ पे जाकर के चैनल पे पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूर सागर में, साहित्य लहरी में, सूर सारावली में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प हमारा होगा वह है बी, साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी काव्य ग्रंथ में दृष्टिकूट परक पद यहाँ में देखने को मिलते हैं। साहित्य लहरी का अगर हम प्रकाशन देखें तो 1550 ईस्वी माना जाता है और यह अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इसमें लगभग 118 दृष्टिकूट पद हैं। कितने पद हैं? 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप जाकर भक्तिकाल के अंतर्गत कृष्ण काव्य परंपरा में ये सारी बातें पढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास, महाराज बीरबल, नरोत्तम दास या फिर केशवदास। विज्ञान गीता हम सभी जान रहे हैं, विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? ये सभी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, हमारे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में। चलिए, आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अगर कौन जाना जाता है तो दोनों ही रूपों में जो जाने जाते हैं वो हैं देव। देव जो हैं वो हित हरिवंश संप्रदाय के में दीक्षित थे और इनकी अगर रचनाओं की हम बात करें तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर एवं कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास। इसके अलावा और रचनाएं हैं शब्द रसायन या फिर काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद एवं
प्रेम तरंग जैसी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर देख लीजिए। इसके अलावा रीतिकाल में हमने इन्हें पढ़ाया हुआ है, आप रीतिकाल जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन या फिर काव्य भेद। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह क्या होगा? तो इसमें इन्होंने सर्वांग विवेचन अर्थात काव्य के सभी भेदों का वर्णन इन्होंने किया है। भिखारी दास के अगर हम अन्य ग्रंथों की बात करें तो नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका एवं अमर कोश जैसी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो देख लेते हैं। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो इसमें जो सही विकल्प हमारा होगा वह है यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है। बाकी ये सारी इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है सी, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को आचार्य शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अपनी एक मौलिक रचना की कश्मीर सुषमा। इसके अलावा अगर हम श्रीधर पाठक की रचनाओं की बात करें तो वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत जैसी कुछ रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया हुआ है? तो विकल्प है मैथिली शरण गुप्त ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने या फिर रामचरित उपाध्याय ने। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा वह है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। अगर हम राय देवी प्रसाद पूर्ण की अन्य कृतियों की बात करें तो उसमें है स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमलतास। अमलतास इनकी महत्वपूर्ण कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक संहार, सैरंधी। तो जो महाभारत संबंधी नहीं है वह कौन है? शक्ति। बाकी ये तीनों जो हैं वो महाभारत संबंधी हैं। आगे देखते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो इसमें पूछा है तो विकल्प हमारे हैं नगेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है, आचार्य शुक्ल का है या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। तो यह जो कथन है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। इसके अलावा अगर हम नगेंद्र के कथन की बात करें तो नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में एवं दूसरा शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। चलिए आगे देखते हैं हम। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में
मिला। या फिर छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला है छायावाद की सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। या फिर महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। तो इनमें से छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है अगर हम देखें तो इसमें जो कथन है हमारा सी वो गलत है कि जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं, यह गलत है क्योंकि राधा कृष्ण दास जो हैं वो भारतेंदु युग के कवि हैं, ना कि छायावाद के। और छायावाद को बाकी जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, ये जो है वो गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं कौन है? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह कौन सा है? प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। और इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रभात फेरी, पलासवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला और रक्त चंदन है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला, इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। या फिर इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है। या फिर इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। या फिर शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है सी, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। यह कथन सही नहीं है। तो इस तरह विकल्प हमारा ये हो जाएगा, बाकी सारे विकल्प सही है। आगे देखते हैं। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए? विकल्प है प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से या फिर विद्रोही प्रवृत्ति से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है हमारा वह है बी, प्रगतिवादी कविता के जो प्रतीक हैं, बिंब हैं, शब्द, मुहावरे इत्यादि जो चीज़ें ली गई हैं वो जनजीवन के बीच से ली गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। ये कैसा? चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा नाम सही है। कितना आसान और अजीब सा प्रश्न है, तो इसमें फंसा देने वाला। तो देखिए इसमें हमारा विकल्प बहुत इजी है। विकल्प इसमें कौन सा सही होगा? पहला तार सप्तक नहीं है। जो पहला तार सप्तक है उसको सिर्फ तार सप्तक कहा गया। तार सप्तक जिसका प्रकाशन हुआ 1943 ईस्वी में। उसके उपरांत दूसरा तार सप्तक 1951 में। उसके उपरांत तीसरा तार सप्तक 1959 में। उसके उपरांत चौथा तार सप्तक, चौथा जो है उसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में। और इन सभी का संपादन किसने किया? अज्ञेय जी ने किया है। तो ये जो है वो गलत है, अर्थात प्रश्न का विकल्प जो सत्य होगा वो है ए। चलिए आगे देखते हैं। किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, दूसरे तार सप्तक के कवियों को, चौथे तार सप्तक के कवियों को। तो इसमें जो हमारा विकल्प सही है वो पहला, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। किसने कहा है? अज्ञेय जी ने, राहों का अन्वेषी कहा गया है। और इसका प्रकाशन अज्ञेय जी ने 1943 ईस्वी में किया था। अगर हम इस सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों की बात करें तो इसमें आएंगे अज्ञेय, दूसरे नंबर पे हैं रामविलास शर्मा, तीसरे नंबर पे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथे नंबर पे आएंगे प्रभाकर माचवे बलंत, पाँचवें नंबर पे हैं नेमीचंद जैन, छठे नंबर पे हैं गिरजा कुमार माथुर और सातवें हैं हमारे भारत भूषण
अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मना स्थिति का द्योतक है? विकल्प है असहायता का, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का, कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है वह है भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। और यह जो पंक्ति है वह कहाँ से ली गई है? तो वह ली गई है ब्रह्म राक्षस से। कहाँ से ली गई है? ब्रह्म राक्षस से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं? कौन है? श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे या फिर परमानंद श्रीवास्तव। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा गया है। कौन सी कविता? वाम कविता। वाम कविता भी कहा गया है। और इसके अलावा अगर हम परमानंद श्रीवास्तव के कुछ ग्रंथों की बात करें तो उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में और चौथा शब्द, इसके अलावा एक और है एक अनायक का वृत्तांत। ये सभी इनके कविता संग्रह हैं। किसके? परमानंद श्रीवास्तव के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? तो कौन से कवि जुड़े हैं देख लेते हैं। धूमिल या फिर अशोक वाजपेयी या फिर नरेश मेहता या फिर सौमित्र मोहन। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सौमित्र मोहन। 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित जो अकविता आंदोलन है उससे जुड़े हुए जो कवि हैं वो हैं सौमित्र मोहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू के रचनाकार हैं? कौन है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर नरेश वर्मा। तो हिंदू के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। यह काव्य है और इसका समय है 1927। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। स्कंद गुप्त में धारसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है? धारसेन द्वारा ... विकल्प देखते हैं। कुमार गुप्त से परिहास, चाणक्य की नीतियों पर व्यंग, युद्ध का विरोध, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत होने पर अनंत देवी क्रुद्ध हो जाती हैं धातुसेन के ऊपर। स्कंदगुप्त जो नाटक है वह है जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और यह नाटक अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी नाटक के नाम से। चलिए आगे बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मौषधम, नील देवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो इन्होंने विशस्य विस्मौषधम में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें विशस्य विस्मौषधम जो है वह एक तरह से भाण है। क्या है? वह एक तरह से भाण है। एवं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन है। यह सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है जिसका समय है 1873 ईस्वी। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है इस ग्रंथ में। एक भारत दुर्दशा की बात करें तो 1880। यह नाट्य या फिर रासक कह सकते हैं या लास्य रूपक।
इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की निंदा अप्रत्यक्ष रूप से की गई है। नील देवी का समय अगर देखें 1881, यह गीति रूपक है और इसमें राजपूतानी आन बान शान और नारी व्यक्तित्व की प्रतिभा का चित्रण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो किसने कहा है श्रेष्ठ, ये देखेंगे। तो जो श्रेष्ठ कहा है वो कहा है शुक्ल जी ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और आप क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। तो इस जो प्रश्न में विकल्प है वह है जुनेजा, काले सूट वाला आदमी, या फिर महेंद्र, या फिर पुरुष संख्या 4। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है काले सूट वाले आदमी का ये कथन है। काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है और यह जो पंक्ति है वह आधे अधूरे नाटक से ली गई है, जो कि मोहन राकेश का नाटक है। और इस नाटक को विस्तृत तौर पर पढ़ना है तो हिंदी नाटक के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है स्कंदगुप्त का, प्रख्यात कीर्ति का, मात्रगुप्त का, या फिर भट्टार्क का। इस प्रश्न का अगर हम सही विकल्प देखें तो क्या होगा, वह है डी, भट्टार्क का। चलिए, और भट्टार्क जो है वो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए आगे देखते हैं। जालपा किस नायक उपन्यास की नायिका है? हम सभी जानते हैं जालपा जो है वो गबन उपन्यास की नायिका है। अन्य पात्रों की अगर हम इसमें बात करें तो रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा जैसे कुछ पात्र हैं। गोदान के बारे में हम सभी जानते ही हैं विस्तृत तौर पे। चलिए आगे बात करें। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है। कौन सा पात्र है? प्रोफेसर मेहता। चलिए आगे देखते हैं। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। हम सभी इसे भी जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या होगा? आपका बंटी, मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किसने किया है? तो इसका जो नाट्य रूपांतरण किया है वो किया है गिरीश रस्तोगी ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हमें उपन्यासों को क्रम में लगाना है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। चलिए फटाफट क्रम से लगाते हैं। यहाँ देखिए विकल्प दिया है कठगुलाब, सालमली, आपका बंटी, चितकोबरा, या फिर 4 उपन्यास दिए हैं, या फिर आपका बंटी, चितकोबरा, सालमली, कठगुलाब, या फिर चितकोबरा, आपका बंटी, कठगुलाब, सालमली, या फिर शामली, कठगुलाब, चितकोबरा, आपका बंटी। अगर हम बात करें चितकोबरा की, तो चितकोबरा का जो समय है वह है 1979 ईस्वी, और यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है।
अगर हम बात करें आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी का उपन्यास है। सालमली की बात करें तो 1987 नासिरा शर्मा का उपन्यास है। अगर हम कठगुलाब की बात करें तो कठगुलाब 1996 और यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है। तो यहाँ पे हम क्रम में क्या लगाएंगे? पहले नंबर पे हमारा आएगा आपका बंटी, दूसरे नंबर पे है हमारा चित कोबरा, तीसरे नंबर पे है हमारा सालमनी और चौथे नंबर पे है कठ गुलाब। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सही होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प सही है ए, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे। इन्हीं तीनों को मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जाना जाता है। अगर हम जैनेन्द्र की रचनाओं की बात करें तो फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि जैसी रचनाएं हैं। इलाचंद जोशी की रचनाएं हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले कांटे। अज्ञे की रचनाओं की बात करें तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। तो ये सारी रचनाएं थी इन सारे लेखकों की। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र या फिर जाह्नवी। जाह्नवी जो है वो नहीं है। जाह्नवी जो है वो जैनेन्द्र की रचना है। और जैनेन्द्र की अन्य कहानियां हमने बताया जैसे खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, जय संधि, मास्टर जी, अपना अपना भाग्य इत्यादि। भक्ति, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बहुत ज़्यादा सरल यह है शुक्ल जी का कथन, शुक्ल जी के निबंध। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर भी रचित है, वह कौन सी है? अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत या फिर जूठन। तो इसमें कौन सा सही होगा? जलती हुई नदी कमलेश्वर की आत्मकथा है। इसकी रचना जो है 1999। चलिए आगे देखते हैं। अपनी धरती अपने लोग ये जो दिया है ये रामविलास शर्मा की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है, किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु ने, श्रीकांत ने, विवेकी राय ने या फिर अज्ञेय ने। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है रेणु ने। चलिए आगे देखते हैं। गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री का, चित्रा मृदुगल का, मैत्रेयी पुष्पा का या सूर्य बाला का? तो यह जो कथन है वह है कृष्ण अग्निहोत्री का। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? विकल्प दिया है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अगला है द फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी, अगला है कल्चर एंड अनार्की, अगला है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो सी, कल्चर एंड अनार्की। यह जो है वो रिचर्ड्स की रचना नहीं है, यह रचना है मैथ्यू अर्नाल्ड की, जिसका समय है 1869 और यह मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। इसके अलावा द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसका समय है 1924, यह रिचर्ड्स की रचना है। इसके अलावा फिलॉसफी ऑफ रेटरिक 1936, यह भी रिचर्ड्स की रचना है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, यह भी रिचर्ड्स की रचना है। और एक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड साइंस एंड पोएट्री, ये भी रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, यह किस आचार्य का कथन है? आचार्य मम्मट का, आचार्य दंडी का, आचार्य वामन का या फिर रुद्रट का? तो यह जो कथन है वह है दंडी का। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, तो यह इनका कथन है। रुद्रट का जो कथन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन का है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, ये इनका सबका इंपॉर्टेंट कथन है, ये सब आप याद रखिए। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? विकल्प है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की, या फिर राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग की, या फिर वैज्ञानिक ज्ञान आयोग की, या फिर शब्दावली आयोग की। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है ए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 या 29 नवंबर 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का कौरवी नामकरण किसने किया? लल्लू लाल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, श्याम सुंदर दास ने, या फिर सुनीत कुमार चटर्जी ने? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम कौरवी रखा, जिसका आधार कुरु प्रदेश और वहीं की क्षेत्रीय भाषा का होना रहा है, इसी वजह से इन्होंने इसे कौरवी कहा। खड़ी बोली नामकरण लल्लू लाल ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें विषयों की अंतिम तह तक जाने का प्रयास किया जाता है, इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है, अतीत के जीवंत दस्तावेज के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, कि इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। यह गलत है, इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक शैली में प्रस्तुत आलेख है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। या फिर फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का ही विस्तृत आलेख है। यह कथन गलत है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
यह जो इसमें कुछ प्रश्न आप लोगों को यूजीसी से थोड़ा अलग दिखेंगे, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी का भी है, तो इसलिए कुछ प्रश्न थोड़ा अलग से हटके दिखेंगे यूपीएचएससी के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय भाषा विज्ञान के परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह है भृतहरि, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों मुनित्रयी हैं। अगला प्रश्न है, कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर विजेंद्र स्नातक का। तो यह इसमें जो सही विकल्प होगा हमारा वह है वासुदेव शरण अग्रवाल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु के विषय में, भारतेंदु के संबंध में कथन, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार किसका है? रामविलास शर्मा का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, नामवर सिंह का है, या फिर राम खिलावन पांडे का है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह किसका होगा? तो यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद के पत्रों का संकलन चिट्ठी पत्री के नाम से किया गया, जिसके संकलन करता है अमृत राय। तो पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस प्रकाशन में यह छपी? राजकमल प्रकाशन में, हंस प्रकाशन में, वाणी में, या फिर किताब घर में। तो यह जो छपी वह छपी हंस प्रकाशन में। चलिए आगे देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक में निम्नलिखित कथन किसका है? लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, या मैं नरक निदान। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है महंत जी का। महंत जी नाटक के प्रथम दृश्य जो है उसके अंत में गोवर्धन दास को लोभ से दूर रहने की सलाह देते हैं, तो वही इन्होंने बोला हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में राजा निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? सत्ता लोलुपता का, अन्यायी का, पाखंड का, या फिर विवेकहीनता का। कूट के माध्यम से हमें उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है डी, अर्थात सत्ता लोलुपता का, अन्यायी का एवं विवेकहीनता का। मैं मर रही हूँ, अब शौक से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने नहीं आऊँगी, मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी, आपका जीवन निष्कंटक बीतेगी। अंजो दीदी का यह पत्र किसको संबोधित है? तो यह जो पत्र है किसको संबोधित किया है उन्होंने? अपने पति को। अंजू दीदी मरने से पहले 2 पत्र लिखती हैं, एक अपने पति इंद्र नारायण को जो कि हाईकोर्ट जज के नाम से लिखती हैं, दूसरा पत्र अनीता जो कि अंजलि की सहेली है, बहन समान सहेली, उसको लिखती हैं। तो ये जो पत्र है वो उन्होंने अपने पति को लिखा है। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी की प्रमुख पुरुष पात्र कौन है? तो इसका जो प्रमुख पात्र है वह है दिल फिगार। ठीक है, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और आगे हम देखते हैं। शरणदाता कहानी किस शहर के घटनाक्रम पर आधारित है? तो इस ग्वालियर के, लाहौर के, जम्मू कश्मीर के, या फिर लखनऊ के। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है लाहौर के। आगे देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणुकृत रसप्रिया कहानी में मृदंगिया किस गांव जा रहा है? कौन से गांव जा रहा है? तो मृदंगिया जो है वो कमलपुर गांव जा रहा है, कमलपुर गांव जा रहा है। विकल्प हमारा सही है ए। आगे देखेंगे। वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ यह अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध है तो किससे है यह पूछा गया है। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो संबंधित हैं जयशंकर प्रसाद के
कमानी के लज्जा सर्ग से। आगे देखेंगे, तलफे बिनु बालम मोर जिया, पद की विषय वस्तु क्या है। तो इस पद की जो विषय वस्तु है वह यह है कि जो विरहणी है वो जीवात्मा की विरह दशा इसमें दिखाई गई है। सी वाला सही है। आगे देखेंगे, साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या कितनी है। अभी अभी हमने बताया था कितनी है, 118। हमने अभी अभी कुछ एक प्रश्न सॉल्व कराया, उसमें बताया था। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और जिसमें हमें बताना है यह पंक्ति किसकी है। देव अब वरदान कैसा, यह जो पंक्ति है वो किसकी है। तो देव अब वरदान कैसा, यह जो पंक्ति है वो है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। दूसरी पंक्ति है, काट अंध उर के बंधन, स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, यह जो पंक्ति है वो है निराला की। तीसरा है, बेचैन है हवाएं सब और बेगली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, यह जो पंक्ति है वह है दिनकर की। एवं अगली पंक्ति है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। तो यह जो पंक्ति है वो है नागार्जुन की। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो इसमें हमारा विकल्प सत्य है सी। ये आप छोटा करके देख लीजिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इतना छोटा करने पर दिखेगा नहीं। फिलहाल सी विकल्प इसमें सत्य है और आप मिला सकते हैं फिर से। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, गोदान संबंध के उपन्यास के संबंध में। गोदान उपन्यास के विषय में निम्नलिखित कथनों को जांचते हुए हमें उचित विकल्प का चयन करना है। गोदान कृषक के त्रासद जीवन का महाकाव्य है। दूसरा है, इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ। अगला है, उपन्यास का पात्र गोबर गांधीवादी विचारधारा का पोषक है। अगला है, उपन्यास का पात्र मेहता मुंशी प्रेमचंद की प्रगतिशील विचारधारा को प्रकट करता है। कूट के माध्यम से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इस प्रश्न में जो विकल्प सही है वह है बी, अर्थात हमारा पहला विकल्प सही है। किसानों के त्रासद जीवन का महाकाव्य है। इसमें गांधीवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद का पूर्ण रूपेण चित्रण हुआ है, बिल्कुल सही। मुंशी प्रेमचंद का जो पात्र है मेहता, यह प्रगतिशील विचारधारा को प्रकट करता है, बिल्कुल सत्य है। किंतु गोबर जो है वो गांधीवादी विचारधारा का पोषक नहीं है, यह कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1990 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को मिला है। तो यह मिला है नीला चांद को। नीला चांद को 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साथ ही इसे 1992 का शारदा सम्मान एवं 1993 का व्यास सम्मान भी मिला है। नीला चांद को 1990 का साहित्य अकादमी, 1992 का शारदा सम्मान और 1993 का व्यास सम्मान भी मिला है। चलिए आगे देखते हैं। किस बाल मनोविज्ञान उपन्यास में पति पत्नी के संबंध विच्छेद की समस्या से जूझते बालक की मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है। तो इसमें सही विकल्प हमारा होगा सी, आपका बंटी। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट था। बहुत ही थोड़ा आसान शब्द थे, इस आसान से क्वेश्चन थे इसमें, आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा। बट आगे और भी ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ थोड़ा आएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये हमने पहला था तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्व नॉर्मल से ही क्वेश्चन इसमें थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम उपस्थित होंगे एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल के प्रति जुड़े रहिए, अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।